हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित आपका ज्योग्राफी के लेक्चर में स्वागत करता हूँ। बुक एंड पेपर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम शुरू करेंगे यहाँ से ज्योग्राफी का टॉपिक। यहाँ पर हम ज्योग्राफी के टॉपिक में सीक्वेंस वाइज चलेंगे, जिसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले। हमारा फंडा होगा यहाँ से चीज़ों को कवर करने का, कैसे जो एक दूसरे से रिलेटेड होती है हम उनको रिलेट करते जाएंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। जैसे हम क्लाइमेटोलॉजी को हमारी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेट करते हुए चलेंगे, तो हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, उसका मोशन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे हमारा सेक्शन कवर करेंगे। हम क्लाइमेटोलॉजी में चले जाएंगे। उसी के साथ हम फिजिकल ज्योग्राफी का थोड़ा सा पोर्शन बाद में कवर करेंगे। उसने मैंने मेरे अकॉर्डिंग जमाया, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको समझेंगे। और हम चलते हैं आगे की तरफ। हमारा ज्योग्राफी का सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। और उसके बाद हम देखेंगे सोलर सिस्टम। ठीक है, ये दो पहले सिंपल टॉपिक्स है, हम इनको देखेंगे और यहीं से पूरी तरीके से ज्योग्राफी की शुरुआत होगी। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज बोली जाती है, बहुत सारी थ्योरी बोली गई है कि यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स सभी जगह बताए गए। कुछ साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कुछ थ्योरीज दी, जैसे लाप्लास हुए हैं। ठीक है, लाप्लास ने 1796 में 1796 में थ्योरी दी। ठीक है, 1796 में थ्योरी दी। उसके बाद भी बहुत सारे हमारे फिजिसिस्ट हुए हैं, जर्मन फिजिसिस्ट हुए हैं हमारे। और जैसे कांट का नाम आपने सुना होगा, कांट ने भी थ्योरी दी है। ठीक है, तो कुछ फिजिसिस्ट हुए, कुछ फिलोसफर हुए, इन्होंने थ्योरी दी। लेकिन उन थ्योरी का सबसे पहला मकसद ये था, उन्होंने ये समझाया, पहली बात उनको देखने में सबसे पहले ये आया कि हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे यहाँ पर हमारा पूरी गैलेक्सी देख सकते हैं कि गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुई है। देखिए ये स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। अब इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, उन्हें क्या लगा, उनकी सबसे पहली थॉट ये थी कि उन्होंने देखा कि अर्थ यहाँ पर है, जैसे हम सपोज मानते हैं ये अर्थ है। ठीक है, और सन यहाँ से राइज होता है और इधर सेट होता है। ठीक है, अब सन राइज हो रहा है तो मतलब सन का मोशन हो रहा है। उनको ये नहीं पता था कि अर्थ का मोशन हो रहा है, तो सन का मोशन हो रहा है। उन्होंने पहली थ्योरी दी कि सन कहाँ है, सेंटर में है, और अर्थ सेंटर में, सॉरी, अर्थ सेंटर में है और सन उसके अराउंड मोशन कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने पहली थ्योरी यहाँ पर ये वाली थी। लेकिन आगे जाकर धीरे धीरे ये थ्योरी ख़त्म हो गई, है ना। तो और भी थ्योरी बीच में बहुत सारी बातें आई, उनको भी अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बोला गया कि हमारे जो सोलर सिस्टम जो बना वो कैसे बना। यहाँ पर सबसे पहले बीच में क्या था, एक गैसियस पार्टिकल था और वो डेंस होता गया, डेंसर पार्टिकल बना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस पार्टिकल के बनने के बाद इससे रिंग सेपरेट होना शुरू हुई, इससे कुछ रिंग सेपरेट होना शुरू हुई। रिंग्स में क्या था, कुछ डस्ट थी, कुछ गैसेस थी, कुछ पार्टिकल थे, वो ऐड होते गए और इसके कारण ही हमारे क्या हुए, जितने भी प्लेनेट हमारे फॉर्म होते सोलर सिस्टम में वो बन गए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये थ्योरी भी आगे जाकर गलत सिद्ध हुई। ठीक है, कुछ का मानना था कि शुरुआत में बीच में ही सब कुछ था। ठीक है, बीच में ही था और उसके आसपास रिंग्स पहले से ही मौजूद थी, इससे रिंग्स नहीं बनी, ये रिंग्स पहले से ही मौजूद थी इसके आसपास, और इसी के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से जॉइन होते गए और धीरे धीरे हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी भी फिर से आगे जाकर गलत हो गई और यहाँ पर सबसे उपयुक्त थ्योरी हमारे सामने आई, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, और बिग बैंग थ्योरी ने ही हमारे पूरे यूनिवर्स के फॉर्मेशन को क्या करा, एक्सप्लेन करा और पूरी तरीके से बताया कि हमारी बिग बैंग थ्योरी से ही पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब अपन बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी में हुआ क्या था आखिरकार। ठीक है, अब देखिए, बिग बैंग थ्योरी में ऐसा बोला गया है कि बहुत सारे गैसियस क्लाउड्स थे हमारे एटमॉस्फेयर में, बहुत सारे गैसियस क्लाउड्स थे। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और बहुत सारी गैसेस, और बहुत सारी गैसेस थी, गैसियस पार्टिकल थे। क्योंकि हम सभी चीज़ों को अज्यूम करते हैं, सब चीज़ें एजम्पशन पर ही आधारित है हमारे सिस्टम में। हमारा जितना भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सभी चीज़ें एज्यूम की हुई है, कोई भी
चीज़ें एकदम हमें पूरी परफेक्टली पता नहीं है, बस हम उनके बारे में बोलते हैं। हाइड्रोजन थी, हीलियम थी, मीथेन थी, मीथेन भी है इसमें, अमोनिया भी है ना, सभी गैसेस थी। और धीरे 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 क्या क्या होने लगी, एक ही जगह कंप्रेस होने लगी। ठीक है, एक ही जगह कंप्रेस होने लगी और क्या होने लगा, एक डेंसर एरिया का फॉर्मेशन होने लगा। यहाँ पर बीच में क्या हो गया, एक डेंसर एरिया का फॉर्मेशन हो गया। अब ये डेंसर एरिया कंप्रेस होने लगा, अंदर की तरफ कंप्रेस होने लगा, इनका कंप्रेशन या फिर संपीड़न होने लगा। जैसे जैसे एरिया कंप्रेस होता गया होता गया होता गया, ठीक है, ये एक स्टेट पर पहुंच गया। ये एक ऐसी छोटी स्टेट पर, एकदम डेंसर स्टेट पर पहुंच गया कि उससे ज़्यादा ये कंप्रेस नहीं हो सकता था। ठीक है, यदि ये कंप्रेस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है तो फिर क्या होगा, इसमें ब्लास्ट होगा। इसमें एक ब्लास्ट होगा जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। इसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी इससे बाहर निकली, बहुत तेज़ी से। ठीक है, और ये पार्टिकल्स क्या हुए, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में बिखर गए। और यही थ्योरी क्या कहलाती है, यही थ्योरी कहलाती है हमारी बिग बैंग थ्योरी, जो विशाल धमाके का सिद्धांत था, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ और क्या हुआ, बहुत सारी एनर्जी निकली, इसमें बहुत सारे पार्टिकल निकले, बहुत सारे क्लाउड्स निकले। इससे जितनी भी गैसेस निकली उससे स्टार्स बने, उससे प्लैनेट्स बने, स्टार बने, प्लैनेट्स बने, और हमारे सैटेलाइट्स बने, नेचुरल सैटेलाइट्स हमारे सब बने। जितने भी प्लैनेट हम क्यूपर बेल्ट देखते हैं वो बना, हम एस्ट्रॉइड बेल्ट देखते हैं, एस्ट्रॉइड मीटरॉइड, सब कुछ इसी थ्योरी के बाद जनरेट हुआ, इसी ब्लास्ट के बाद जनरेट हुआ। अब हम देखते हैं कि इसमें से कुछ पार्टिकल्स निकले। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर बिग बैंग हुआ, अब बिग बैंग में से क्या क्या चीज़ निकली होगी। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर एक ऐसा पार्टिकल निकला जिसके पास एनर्जी थी खुद की, सेल्फ एनर्जी पार्टिकल थे, मतलब एक्टिव पार्टिकल हम बोल सकते हैं। ठीक है, इनके पास खुद की एनर्जी थी, इन्होंने खुद की एनर्जी से ग्लो होना स्टार्ट करा। इनका फॉर्मेशन भी देखेंगे कि हम ये कैसे बने। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एक ऐसे पार्टिकल थे जिसके पास एनर्जी बहुत लंबे समय के लिए नहीं थी, बहुत लंबे समय के लिए एनर्जी नहीं थे। वो हमारे एक पर्टिकुलर शेप में थे, पर्टिकुलर शेप में थे और उनका एक निश्चित आकार था, है ना, और उनके पास ग्रेविटेशनल फील्ड था, वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे कुछ पार्टिकल्स निकले जिनको हमने क्या बोल दिया, प्लैनेट्स माने। ठीक है, और भी पार्टिकल निकले जैसे जिसके अंदर कुछ, इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी। ठीक है, हमने इनको पार्शियल एनर्जी इसलिए बोला क्योंकि इनके पास कुछ समय के लिए ऊर्जा है, फिर ये ऊर्जा क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या बन जाएंगे, आसपास से ठंडे होते जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी भी पहले एक आग का गोला थी। धीरे धीरे क्योंकि वो ही स्टार से अलग हुई, ठीक है, इन स्टार से ही अलग हुए हैं ये पार्टिकल होने, और ये पार्टिकल ठंडे होते होते धीरे क्या बन गए, एक पर्टिकुलर शेप में आ गए और क्या बन गए, प्लैनेट्स बनते गए। ठीक है, ये हमारा प्लैनेट का फॉर्मेशन होता गया धीरे 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 धीरे, सब छोटी छोटी चीज़ों से। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 3 प्रकार के पार्टिकल बने। इसमें हमारा सबसे मेन पार्टिकल है कौन सा, फर्स्ट वाला, एक्टिव पार्टिकल, या फिर जिनके पास ऊर्जा पहले से ही मौजूद है। ऐसे पार्टिकल जिनके पास ऊर्जा पहले से ही मौजूद है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, अब ये हमारा क्या था, यहाँ पर गैसेस कंप्रेस हो रही थी, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन हमारी एक फ्लेमेबल गैस है, बहुत ही कम मात्रा में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है हमारे पृथ्वी के, लेकिन यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हुई, फ्यूज़ हुई। हम फ्यूज़न सुनते हैं गाने का, तो फ्यूज़ हुई, यहाँ पर गैसेस फ्यूज़ होने लगी। फ्यूज़न हुआ मतलब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हुई, यहाँ पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हुई, नाभिक संलयित होते गए और हीलियम पार्टिकल बना। न्यूक्लियर फ्यूज़न से फ्यूज़ होकर क्या हुआ, है ना, तो क्या हुआ, यहाँ पर हीलियम पार्टिकल बना। और जब भी फ्यूज़न की प्रोसेस होगी, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। यहाँ पर बहुत सारा एनर्जी निकला, और ये एनर्जी ही क्या है, रेडिएशन। ये क्या चीज़ है, रेडिएशन है, किसी भी स्टार से निकलने वाला, या तो हम इसको सन बोलते हैं, तो हमारे सन से निकलने वाला रेडिएशन यही है। ठीक है, इससे बहुत सारा एनर्जी निकला और यही रेडिएशन के फॉर्म में इससे निकलने लगा। और इससे क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, हमारे स्टार का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर हमारा क्या बन गया, स्टार बन गया एक। ठीक है, अब ये स्टार हमारा फॉर्म हो चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, अब अपन इसके लाइफ साइकिल देखते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल, जब इसमें एनर्जी कम होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, और भी बहुत सारी प्रोसेस होगी, तो इसमें क्या 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 रिएक्शंस होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये हमारा स्टार बन चुका है, ठीक है, ये स्टार है। ठीक है, अब स्टार के बाद हमारी पहली प्रोसेस आती है जब इसके डेड होने लगता है स्टार, जब मृत्यु होने लगती है, तब क्या होता है, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। इसके आउटर लेयर में पूरी हाइड्रोजन ख़त्म हो चुकी होती है,
और हाइड्रोजन कहाँ बची हुई होती है? सिर्फ कोर में बची हुई होती है। यदि कोर में हाइड्रोजन बची है तो मतलब रिएक्शन और रेडिएशन कहाँ से निकल रहा है? सिर्फ कोर से निकल रहा है। ये कोर से रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है। अब कोर से रेडिएशन निकल रहा है तो आसपास इसके क्लाउड क्लाउड बचे, तो ये किस कलर का दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देने लगता है। ये क्या दिखाई देने लगता है? रेड कलर का दिखाई देने लगता है। तो उसके बाद कंप्रेस्ड स्टार, ये क्या हो रहा है? कंप्रेस भी हो रहा है, क्योंकि सभी गैसेस क्या हो रही है? अंदर जाना चाह रही है, जो यहाँ पर बची हुई है किसके लिए? रिएक्शन के लिए। सभी गैसेस अंदर जाती जा रही है, ठीक है, और पूरा स्टार डेड होता जा रहा है, मरता जा रहा है, ठीक है। तो ये कंप्रेस्ड स्टार कहलाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या? रेड जाइंट स्टार, है ना, या फिर लाल दानव। ये हमारा क्या बन गया? लाल दानव तारा बन गया, ठीक है। ये हमारा रेड जाइंट स्टार बना, जिससे क्या हो गया? ये पहली स्टेज होती है जिसमें तारा मरने लगता है। हमारा सूर्य की भी ऐसी स्थिति होगी, मतलब हम यही बात बोल सकते हैं कि हम सूर्य के लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। अभी सूर्य इस स्टेट में, ठीक है, हमारा सन जो है अभी इस स्टेट में मौजूद है, वो धीरे 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 करके क्या होता जाएगा? डेड होता जाएगा। सबसे पहले उसकी लाल दानव वाली स्थिति आएगी, फिर उसके बाद क्या होता है? लाल दानव के जस्ट बाद इसके सेंटर से, ये कोर है इसका, इसके सेंटर से एनर्जी निकलने लगती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है। और कंप्रेशन की स्थिति तो हम देख चुके हैं कि संपीड़न की अवस्था में जब ज़्यादा संपीड़न होगा, कंप्रेस होगा, तो एक स्थिति के बाद वो संपीड़ित नहीं हो पाएगा, और क्या हो जाएगा? वो रिलीज़ हो जाएगी उसकी पूरी एनर्जी। उसकी पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज़ हो जाएगी। और यदि ये एनर्जी रिलीज़ हुई तो किस फॉर्म में होगी? रेडिएशन के फॉर्म में होगी, और ब्लास्ट होगा। तो हमने सबसे पहले क्या बोला? जब भी उसके कोर से एनर्जी निकलती है, केंद्र से एनर्जी निकलती है, तो उसको क्या बोला? नोवा। नोवा ब्लास्ट, हमने सबसे पहले नाम क्या दिया? नोवा ब्लास्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? नोवा ब्लास्ट हुआ, जिससे क्या हुआ? एनर्जी निकली, ठीक है। ये हमारा रेड जाइंट था, और उसके बाद क्या बना? नोवा ब्लास्ट सबसे पहले, ठीक है। एनर्जी निकली कहाँ से? कोर से, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी के जस्ट बाद वाली कंडीशन होती है कि जब होल स्टार से, पूरे संपूर्ण तारे से ऊर्जा निकलने लगती है। ये ऊर्जा निकल रही कोई धमाके के रूप में नहीं हो रहा है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। संपूर्ण तारे से ऊर्जा निकलने लगेगी, तो इसको क्या बोल देंगे हम? सुपरनोवा। सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ हमारा। कौन सा हुआ? सुपरनोवा। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, पूरा तारा बहुत तेज़ी से चमकने लगता है, ठीक है। अब इसके बाद एक स्थिति आ जाती है। इसके बाद क्या होता है? एक स्थिति आ जाती है जिसमें क्या होता है? हम ये पता करते हैं कि इसका आगे क्या होगा। यहाँ पर भारत के एक फिजिसिस्ट हुए जिनका नाम बोला जाता है, वो है चंद्रशेखर। उन्होंने क्या दिया? एक चंद्रशेखर लिमिट दी। एस चंद्रशेखर नाम है, चंद्रशेखर लिमिट उन्होंने दी। और चंद्रशेखर लिमिट का क्या काम था? यहाँ पर चंद्रशेखर लिमिट ये बताती थी सन की डेंसिटी। ये बताती थी सन की डेंसिटी, कि सन की डेंसिटी कितनी है, और किसी भी पार्टिकल की एनर्जी, या फिर कोई भी डेड स्टार या फिर मरते हुए तारे की स्थिति इसमें आती है, तब उसकी डेंसिटी या फिर उसका रेडिएशन सन के रेडिएशन से कम है या ज़्यादा है। यदि हम देखते हैं कि ये जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद इसकी डेंसिटी यदि सन की डेंसिटी से कम होगी, तो ये कैसी स्थिति में जाएगा? दूसरी स्थिति में जाएगा। वो स्थिति कौन सी है? ये एक धब्बे के रूप में, वाइट कलर के स्पॉट के रूप में मौजूद होगा। धीरे से ये स्पॉट बनेगा, और ये स्पॉट बन के धीरे से ख़त्म हो जाएगा हमारे गैलेक्सी में, ठीक है। इसको क्या बोला? श्वेत वामन तारा। क्या बोला गया? श्वेत वामन तारा, या फिर वाइट ड्वार्फ, ठीक है। वाइट ड्वार्फ या फिर श्वेत वामन तारा बोला गया, और यहाँ पर ये इसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इसका कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में पढ़ते हैं अपन कि यदि इस चंद्रशेखर लिमिट से इसके लिमिट ज़्यादा होती है तो क्या होता है? ये अलग स्टेज में चले जाता है। ये क्या चले जाएगा? अलग स्टेज में चले जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार और ज़्यादा कंप्रेस होने लगेगा। स्टार क्या हो जाएगा? और कंप्रेस हो जाएगा, और डेंसर पार्टिकल बन जाएगा, और डेंसर पार्टिकल बन जाएगा, बहुत डेंस हो जाएगा। लेकिन ये पहली स्टेज होगी जहाँ पर ये अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करना शुरू कर देगा, है ना। एक्सिस पर भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? पल्सर। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? पल्सर। जहाँ पर ये पहली स्थिति होती है जहाँ पर मरता हुआ तारा या फिर डेड स्टार क्या हो जाता है? अपनी एक्सिस पर रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ये क्वेश्चन बन चुका है, पहले एसएससी में आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, एकदम स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये क्या है? पल्सर बन गया हमारा। पल्सर के बाद कौन सी स्थिति आती है? जब ये अपना रोटेशन और तेज कर देता है। अगली स्थिति आती है, ये और ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है,
और ज़्यादा डेंसर कंप्रेस हो जाता है और अपनी एक्सिस पर रोटेशन और तेज़ कर देता है, बहुत तेज़ घूमने लगता है, ठीक है, और तेज़ घूमने लगता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्वासार। ये क्या बन जाते हैं हमारे क्वासर्स। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही टर्म्स चल रही है, टर्म्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या बन गया, क्वासर। देन नेक्स्ट हम पोजीशन में चलते हैं, जब क्या होता है, ये और तेज़ी से अपनी एक्सिस पर रोटेट करने लगता है। यदि ये अपनी एक्सिस पर और तेज़ी से रोटेशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये अपनी सरफेस से न्यूट्रॉन्स को बाहर निकालने लगता है। किसको, न्यूट्रॉन्स को। न्यूट्रॉन्स इसकी सरफेस से बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। यदि न्यूट्रॉन्स स्टार से सरफेस से बाहर निकलने लगते हैं तो ये क्या बन गया, न्यूट्रॉन स्टार। क्या चीज़ बन गई, न्यूट्रॉन स्टार बन गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार बन गया, ये अपनी सरफेस से रेडिएशन को निकालता है। यदि उससे पूरा रेडिएशन बाहर निकल जाता है, रेडिएशन किस फॉर्म में निकल रहा है, न्यूट्रॉन्स के फॉर्म में निकल रहा है। यदि ये न्यूट्रॉन्स बाहर हो जाएंगे, पूरा रेडिएशन ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा, बचेगा एक डेंसर पार्टिकल बचेगा, जो क्या है, सिर्फ डेंस है। ये एक डेंसर पार्टिकल बचा है ना, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है और अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है ना। ऐसा डेंसर पार्टिकल हमारा यहाँ पर बचेगा, ठीक है। ऐसा डेंसर पार्टिकल हमारा यहाँ पर बचेगा। अब देखो इसके आगे की क्या स्थिति आएगी, यहाँ पर आगे की क्या स्थिति आएगी। अब देखो ये डेंस पार्टिकल तो बन गया, तो ये डेंस पार्टिकल क्या कहलाया हमारा, ये हमारा कहलाया क्या, ब्लैक होल। ये हमारा डेंस पार्टिकल क्या कहलाया, ब्लैक होल। अब ये ब्लैक होल तो यहाँ पर बन गया, ब्लैक होल हमारा यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब ये ब्लैक होल क्या था, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। कौन सी, ग्रेविटेशनल पुल था। क्यों, क्योंकि ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा था, ये अपनी एक्सिस पर बहुत तेज़ी से रोटेट कर रहा था, इसके पास एनर्जी है, ठीक है, इसके पास एनर्जी है, ये रोटेट कर रहा है एक्सिस पर, और क्या कर रहा है, दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कौन से पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, जैसे हमारे दूसरे स्टार्स हो गए, उन सबको अट्रैक्ट करता जाएगा और क्या कर लेगा, अपने अराउंड मोशन कराने लगेगा। मतलब अल्टीमेटली यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है कि हमारी गैलेक्सी का सेंटर क्या है, हमारी गैलेक्सी का सेंटर क्या है, ब्लैक होल है, ठीक है। यहाँ तक की प्रोसेस आपको समझ में आई, ठीक है। एक बार और फास्ट रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले स्टार था, फिर उसके बाद क्या बना, रेड जाइंट बना, फिर उसके बाद कौन सा विस्फोट हुआ, नोवा विस्फोट हुआ, नोवा ब्लास्ट हुआ, उसके बाद सुपर नोवा ब्लास्ट हुआ। नोवा ब्लास्ट में क्या, केंद्र से एनर्जी, सेंटर से एनर्जी निकल रही थी, सुपर नोवा में पूरे स्टार से एनर्जी निकल रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर आई हमारी चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट में सन की डेंसिटी से यदि स्टार की डेंसिटी कम होगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, श्वेत वामन तारा बन जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यदि सन की डेंसिटी से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या बनेगा, पल्सर बनेगा। पल्सर अपनी एक्सिस पर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। पल्सर के बाद बनेगा कॉसर, ये और ज़्यादा डेंस हो जाएगा। उसके बाद बनेगा न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार क्या करते हैं, अपनी सरफेस से न्यूट्रॉन्स को एमिट करते हैं, न्यूट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, है ना, न्यूट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। यदि न्यूट्रॉन्स निकल गए तो एनर्जी उसकी ख़त्म होगी। कौन सी एनर्जी, रेडिएशन वाली एनर्जी, लेकिन ये डेंस पार्टिकल है। नेक्स्ट स्टेज आती है जब वो क्या हो जाता है, और डेंस हो जाता है और क्या बन जाता है, हमारा ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है। ब्लैक होल बन जाता है और यहीं से हमारी किसका फॉर्मेशन हो जाता है, गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारी गैलेक्सी तो बन गई, ठीक है। ये वो डेंस पार्टिकल आ गया हमारा, ये हमारा डेंस पार्टिकल था जो अपनी एक्सिस पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। प्लस इसने क्या करा, सभी पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। जैसे जैसे ये पार्टिकल खींचता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ये एक पर्टिकुलर शेप में सभी चीज़ों को अट्रैक्ट करता जाएगा और ये एक स्फेरिकल शेप में बन जाएगा, है ना, स्पाइरल शेप में हमारा बन जाता है। अलग अलग शेप होते हैं गैलेक्सी के, और यही हमारी किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, ये हमारी गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो गया। इसका डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारी गैलेक्सी को देखते हैं हम, ये देखिए हमारी गैलेक्सी, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये कोर सेंटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको ये सेंटर दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा कोर। ये कोर, इसको हमने क्या बोला, ये हमारा था ब्लैक होल। और उसके आसपास आपको बहुत सारे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, कुछ ग्लो कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कुछ ग्लो कर रहे हैं, कुछ बहुत ही लाइट, है ना, धीमे धीमे ग्लो कर रहे हैं, कुछ अच्छा ज़्यादा तेज़ ग्लो कर रहे हैं। तो जो तेज़ ग्लो कर रहे हैं वो हमारे स्टार्स हैं। कुछ श्वेत वामन तारे हैं जो हमने अभी प्रोसेस में देखा। और बीच में क्या है, केंद्र में ये कोर है, और कोर हमारा क्या है, क्या बना हुआ है, हमारा केंद्र बना हुआ है ब्लैक होल, ठीक है। यहाँ तक की प्रोसेस तो हमारी हो जाती है, ठीक है। अब हमारी गैलेक्सी को क्या बोलते हैं, मिल्की वे
दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है, मिल्की वे के नाम से हमारा जाना जाता है किसको, हमारी गैलेक्सी को। और हमारी गैलेक्सी भी ऐसी ही है और उसका शेप क्या है, स्पाइरल शेप है, ठीक है, स्पाइरल शेप की हमारी गैलेक्सी है ना, इसी प्रकार की। अब हम और भी देखते हैं गैलेक्सी से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए, अब देखो मैंने क्लाउड्स की बात करी थी कि वो क्लाउड्स धीरे धीरे कंप्रेस होते हैं और वो अपने आसपास खींचते हैं, है ना। गैसेस क्लाउड की बात करती है, देखिए गैसेस क्लाउड्स है, ये धीरे धीरे इसके पास ही आते जा रहे हैं क्योंकि गैसेस क्लाउड इसके आसपास इसमें मौजूद है, ठीक है। गैसेस क्लाउड है तो यहाँ से क्या, यहाँ पर क्या होगा, फिर से एक स्टार का फॉर्मेशन होगा, फिर से एक स्टार का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर स्टार का फॉर्मेशन होता जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे स्टार फॉर्म होते जाएंगे और यहाँ पर गैलेक्सी में आसपास पूरे स्टार्स मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सी में क्या बिलियन ट्रिलियंस और मतलब अनगिनत तारे मौजूद हैं, बहुत सारे तारे मौजूद हैं और वो हमारी गैलेक्सी को बना के रखते हैं, ठीक है। इसमें और भी अदर पार्टिकल भी जिनकी हमने बात करी थी, हमारे कुछ है प्लैनेट्स, हमने प्लैनेट्स को देखा था, प्लैनेट्स है हमारे कुछ पत्थर जैसे है एस्ट्रॉइड मीटियोइड्स है, हमने उनको देखा और वो सब चीज़ें, वो एस्ट्रॉइड मीटियोइड सब कुछ चीज़ें इसमें मौजूद है हमारे इसमें, ठीक है। अब अपन और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं आगे। देखिए हमने ब्लैक होल की बात करी थी, यहाँ पर ब्लैक होल एकदम साफ दिखाई दे रहा है आपको, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से साफ साफ ब्लैक होल दिखाई दे रहा है। इट इज़ द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, ये गैलेक्सी का केंद्र है। जब बहुत सारी गैलेक्सीज एक ही जगह इकट्ठा हो जाती है, जब बहुत सारी गैलेक्सी एक ही जगह इकट्ठा हो जाती है, हमको एटमॉस्फेयर में किसी जगह दिखाई देती है, जैसे हम हमारा सोलर सिस्टम की बात करें तो ये हमारा सन है और ये हमारा सोलर सिस्टम चल रहा है, ठीक है। हम जब हमारी पृथ्वी इस स्थिति पे होती है तब हमको यहाँ पर इस एरिया में क्या दिखाई देती है, ये एक गैलेक्सी है, ये एक गैलेक्सी है, यहाँ पर एक ऐसी गैलेक्सी है, एक ऐसी गैलेक्सी है। अब जब हमको ये गैलेक्सी का बंच दिखाई देता है एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर। उसको क्या बोला जाता है, क्लस्टर। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर एक इस शेप की गैलेक्सी है, ये देखिए ये अलग शेप की गैलेक्सी है, ये अलग दिखाई दे रही है, ये अलग दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, क्लस्टर है गैलेक्सीज का, ये बंच है, ये एक समूह है गैलेक्सी का जिसको क्या बोला जाता है, क्लस्टर बोला जाता है, ये याद रखिएगा, है ना। और गैलेक्सी का सेंटर क्या है, हमारा ब्लैक होल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रोसेस हम देखते हैं ठीक है। देखो अब अपन हम बात करते हैं हमारे स्टार की, हम हमारे स्टार की बात करते हैं। हमारा स्टार मतलब हमारा सन, ठीक है। हमारे सन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सन दिखाई दे रहा है, देखिए सन के ऊपर रिएक्शंस चल रही है, कुछ आपको कुछ डार्क फेस, बहुत लाइट कलर दिखाई दे रहा है, कुछ डार्क कलर दिखाई दे रहा है, ये टेम्परेचर को शो करता है। जहाँ पर बहुत ही ब्राइट लाइट आ रही है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर रेड कलर की लाइट दिखाई दे रही है, रेड या ऑरेंज दिखाई दे रहा है आपको, वो कौन सा स्टार है, वो स्टार नहीं, वो कौन सी जगह है जहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या है, थोड़ा सा बाहर की सरफेस के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। तो हम पहली चीज़ हमने सन को देखा, ये हमारा सन है। तो अब देखो सन की एज कितनी हो चुकी है, 4.6 बिलियन ईयर हो चुकी है, ठीक है। अब किस टाइप का स्टार है, ये येलो टाइप का स्टार है, येलो एनर्जी मतलब हमसे रेडिएशन निकलता है, ठीक है, येलो कलर का दिखाई देता है इसमें से। हम इसको वाइट लाइट कंसीडर करते हैं जब हमारी अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है। वाइट लाइट होती है जिसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, विब के और 7 कलर, बेजानी हप्पी नाला, 7 कलर्स होते हैं। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सरफेस का टेम्परेचर, मतलब ये सरफेस दिख रही है आपको, मतलब ये आउटर सरफेस का टेम्परेचर हमने क्या बोला, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब हमने पहले ही बात कर ली थी कि हमारे जो स्टार बनते हैं वो किससे बनते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से बनते हैं, ठीक है। अब सन के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम का रेशो कितना कितना है, हाइड्रोजन हमारी कितनी मौजूद है, 70% और हीलियम हमारी कितनी है, 28% है। और उसके बाद अदर गैसेस भी है, ठीक है। यहाँ पर 2% में अदर गैसेस और अदर पार्टिकल भी मौजूद होंगे जो इस गैस में और इस रिएक्शन के दौरान बने होंगे, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक। अब अपन और आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए अब इस स्थिति में हमने यहाँ पर देखा जब सन, है ना, अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसी से ही सब चीज़ों की डिस्टेंस हम मापी जाती है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ठीक है। अब हम इनर टेम्परेचर की बात करें, ये कोर है, ये उसके आउटर लेयर है, ये कोर लेयर है, ये उसका सरफेस है, ठीक है, सरफेस है। अब इन सब में कोर का टेम्परेचर कितना है, 15 मिलियन टेम्परेचर, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है इसके कोर का टेम्परेचर। हमने आउटर लेयर के टेम्परेचर की बात करी थी,
ठीक है। आउटर लेयर का टेम्परेचर याद रखिएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका कितना है 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका कोर का। ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं, देखो अभी रिएक्शन चल रही थी तो हमारा सन एक जैसा दिखाई दे रहा था, रिएक्शन सेम चल रही थी तो हमारा सन एक जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन में चेंजेस आते जाएंगे हमारे सन पर चेंजेस आते जाएंगे। देखो हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होगी, ठीक है, हाइड्रोजन जब तेज़ी से हीलियम में कन्वर्ट होगी, ठीक है, तो इस रिएक्शन में अच्छी खासी रेडिएशन निकलेगा। लेकिन जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना कम हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना कम हो जाएगी, तब क्या हो जाता है, उस स्थान पर ऐसे स्पॉट दिखाई देने लगते, क्या दिखाई दे रहे हैं, ऐसे स्पॉट दिखाई देने लगते हैं, और ये क्या कहलाते हैं अपने सन स्पॉट। सन पर कुछ स्पॉट्स दिखाई देते हैं, वो हमारे सन स्पॉट्स दिखाई देने लगेंगे। ठीक है। यहाँ पर अभी सन स्पॉट क्यों हुए, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सरफेस पर ये रिएक्शन कम हो गई, धीमी हो गई, है ना। इस रिएक्शन के कम हो जाने, धीमी हो जाने के कारण क्या हो जाता है, ये नॉर्मल सरफेस टेम्परेचर से अपना टेम्परेचर कितना कर लेता है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेता है। यहाँ पर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, तो 6000 वाला ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है, जैसे ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 4000 डिग्री सेंटीग्रेड वाला अलग दिखाई देता है, जैसे जो हम सर्कल्स में देख रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये सैटेलाइट से लिया हुआ, थर्मल कैमरे से लिया हुआ पिक्चर है, यहाँ पर स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये हमारा सन था, इसके ऊपर अच्छी खासी रिएक्शन चल रही थी, लेकिन जब ये रिएक्शन कम हो जाती है तो उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, सन स्पॉट्स आ जाते हैं, छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं काले काले। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सन स्पॉट या फिर सौर कलंक, सौर धब्बा या सौर कलंक। ये प्रत्येक 11 वर्ष में दिखाई देते हैं, प्रत्येक 11 ईयर में दिखाई देते हैं। कुछ सालों में ये दिखाई नहीं भी दिए, 80s में नहीं दिखाई दिया, 80 के दशक में नहीं दिखाई दिए, 70 और 80 के दशक में शायद नहीं दिखाई दिए। तब क्या होगा, ये 22 साल में रिपीट होंगे, अगले 11 वर्षों में ये दिखाई दिए। ठीक है, तो ये यदि एक साल में नहीं, 11वें साल में नहीं दिखाई देते हैं, तो ये अगले 11वें साल पे दिखाई देंगे, मतलब टोटल 22 साल बाद ये दिखाई देगा हमको। ठीक है, तो सन स्पॉट कितने साल बाद आते हैं, 22 साल बाद। सन के आउटर लेयर का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, सन स्पॉट आते हैं तो सन स्पॉट का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अपन चलते हैं हमारे आगे की तरफ। देखिए यहाँ पर दो और बहुत ही अद्भुत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनको समझते हैं कि क्या है ये। सबसे पहले सोलर स्टॉर्म और सोलर फ्लेयर, मतलब सौर आंधी, है ना, और सौर तरंगे। ठीक है, ये सौर आंधी और सौर तरंगों के बारे में हम देख रहे हैं। तो आपको सौर तरंगे दिखाई दे रही है, ये देखिए, तरंगे निकलना मतलब सन से जो रेडिएशन निकलता है वो, इसको हम क्या बोलते हैं, सौर तरंगे बोलते हैं, जो छोटे छोटे फॉर्म में निकल रही है ना, और हमको दिखाई दे रही है, कुछ पार्टिकल रिलीज़ हो रहे हैं। ये सन का सरफेस है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए थोड़ा टेम्परेचर कम के कारण यहाँ स्पॉट्स पड़ गए। यहाँ पे देखिए ब्राइट एरिया है ज़्यादा टेम्परेचर वाला, ये उससे कम टेम्परेचर और ये सबसे कम टेम्परेचर वाला इलाका। ठीक है, तो इससे जब भी ऐसा रेडिएशन निकलता है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये छोटे छोटे पार्टिकल निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी सोलर फ्लेयर। ठीक है, इससे हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को या हमारे सैटेलाइट्स को कोई नुकसान नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जो हम दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरी चीज़ हमारे जो है सोलर स्टॉर्म, यह हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। अब कैसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये क्या होती है, चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, और ये एक धमाके के रूप में निकलता है। देखो जैसे यहाँ पर एक धमाके के रूप में आपको ये रेडिएशन जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से, यहाँ पे देखिए ये एक ऐसा दिखाई दे रहा है, ये भी धमाके के रूप में निकला हुआ है, एक ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर, क्योंकि रिएक्शन बहुत तेज़ हुई। अभी रिएक्शन कम हो रही थी तो क्या पड़ रहे थे, सन स्पॉट पड़ रहे थे, लेकिन जब रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाती है तो क्या होता है, एक धमाका होता है। धमाके के रूप में यहाँ पे सोलर स्टॉर्म्स निकलते हैं, है ना, और सोलर फ्लेयर्स निकलती है। ठीक है, इसको एक बार अपन समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे निकली और कैसे बना। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें रिएक्शन चल रही है, इसमें सन के इस लेयर में रिएक्शन चल रही है। ठीक है, अब ये रिएक्शन तो चल रही है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये रिएक्शन तेज़ हुई, तब क्या होगा, ये ब्लास्ट के फॉर्म में ऐसे चलेगी, धमाका हुआ, ये रेडिएशन ऐसी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ने लगी। अब इस तरफ हम क्या देखते हैं, उसके दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, दूसरी तरफ तो हमारी पृथ्वी मौजूद है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी मौजूद है, तो पृथ्वी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी
मौजूद है। अब पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी की खुद की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये पृथ्वी मौजूद है, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड भी ये चार्ज पार्टिकल उनको अफेक्ट करेगी ना, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल उनको अफेक्ट करेगी, ठीक है। ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है, ये चल रही, ये चल रही, ठीक है। ये भी चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल होते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा टाइप के। अल्फ़ा होते हैं डबल पॉजिटिव, बीटा होते हैं सिंगल नेगेटिव, और ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये फिजिक्स में काम आएगा आपको, ठीक है। अब ये सब चीज़ें, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी है, तो ये भी तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करती है, यहाँ पर कैंसिल आउट करती है, दोनों एक दूसरे को करेगी, कैंसिल आउट करेगी। और ये किस तरफ मूव होगी, ये चार्ज पार्टिकल ये जाएंगे हमारे पोल्स की तरफ, ये चार्ज पार्टिकल हमारे पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट करके। अब क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल हमारी अर्थ में भी एक चार्ज पार्टिकल लेयर है जिसको बोलते हैं आयनोस्फीयर, आयन मंडल, वहाँ पर जाकर टकराते हैं। ये चार्ज पार्टिकल कहाँ पर टकराएंगे, यहाँ पर जाकर टकराएंगे, जिससे ग्लोइंग इफेक्ट, एक चमकदार प्रभाव उत्पन्न होगा। हम इस चीज़ को कहाँ पर देखेंगे, हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम, वहाँ पर इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चमत्कारी प्रभाव दिखाई देगा आपको, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अरोरा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अरोरा, है ना, अरोरा। अब ये अरोरा जो है क्या है, ये सन से आने वाले रेडिएशन का जो हमारे आइनोस्फीयर पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं अरोरा, ठीक है। सूर्य से आने वाली तरंगों का या फिर चार्ज पार्टिकल का हमारी सतह पर, किस पर, चार्ज पार्टिकल जो है हमारे आयन मंडल पर जो प्रभाव पड़ता है, चमकीला प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या कहलाता है, अरोरा। जब ये अरोरा नॉर्थ में दिखाई देता है तो इसको क्या बोलते हैं, बोरियोलिस, ठीक है। अरोरा बोरियोलिस बोला जाता है नॉर्थ में, ठीक है। और साउथ में क्या बोला जाता है, अरोरा ऑस्टियोलिस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नीचे है, ऐसा याद रखिए। अरोरा ऑस्टियोलिस और अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस ऊपर नॉर्थ में और साउथ में ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए अरोरा ऑस्टियोलिस, ऐसा ऐसा याद रखें, जल्दी याद होगा, ठीक है। तो ये अरोरा हमको दिखाई देता है, हम इसको उसमें देखेंगे हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर वाले चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पर हमारी सन से रिलेटेड, हमारे इवोल्यूशन से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमारे टॉपिक होते हैं। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हमारे बहुत सारे टॉपिक है। और बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, बुक एंड पेपर स्टडीज़ के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, नमस्कार।